इमेजिन करिए कि आपके सामने एक गाड़ी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी हो। फिलहाल इस एग्जांपल के लिए एक फोर व्हीलर लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा गाड़ी। अब इस व्हीकल के दोनों साइड्स में आपको पता है कि मिरर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं साइड व्यू मिरर्स, क्योंकि वो साइड में लगे हुए होते हैं। लेकिन उनको हम रियर साइड व्यू मिरर्स एक्चुअली में कहते हैं। क्यों? रियर का मतलब होता है पीछे। तो भाई पीछे और साइड में देखने वाला मिरर, इसको कहते हैं रियर साइड व्यू मिरर। क्या आपने कभी सोचा हुआ है कि ये एक चीज जो हर एक गाड़ी में लगी हुई है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, कुछ भी हो, सब में लगी हुई है। तो भाई साहब ये जो मिरर है वो कौन से टाइप का मिरर है? सोचा होगा आपने? सोचा नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि भाई मिरर तो मिरर होता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सिंपल से हमारे घर पे जो मिरर लगी हुई है उसके जब सामने आके खड़े हो जाते हैं तो भाई हमारा जो हाइट होता है वही आपके इमेज का भी हाइट होता है ना? ऐसा थोड़ी है कि भाई अचानक से आप खड़े हो गए और आपकी हाइट ऋतिक रोशन जैसे हो गई, या तो आप अचानक से खड़े हो गए और एकदम ड्वार्फ बन गए। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप खड़े हो गए और आप मोटे लगने लग गए, पतले होने लग गए। तो ऐसा सीन नहीं होता है। तो ये मिरर है कौन सा? क्योंकि जब हम इसके सामने खड़े होते हैं, तो जब गाड़ी चला रहे होते हैं, जब इसमें देखते हैं तो हमें सारी चीजें पीछे छोटी दिखाई देती है। अगर मान लो ये प्लेन मिरर होता जो हमारे घर पे लगा हुआ है, तो पीछे मान लो एक ट्रक आ रही है आपके गाड़ी के, तो उस ट्रक का पूरा इमेज देखने के लिए इस मिरर का साइज इतना पिद्दी तो नहीं होता। इस मिरर का साइज हाथी के कानों जितना बड़ा होना चाहिए था, तभी शायद उससे ही बड़ा होना चाहिए था, तभी हमें वो पूरा पूरा ट्रक दिखाई पड़ता। और बाकी सारी चीजें जो रोड में वो दिखती नहीं बिल्कुल, है ना? तो ये है मिरर कौन सा? वेलकम टू द सेशन पीपल। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। ये आपके क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर कई सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं और हम वो सारे सवाल आज करेंगे इस टॉपिक से जो आते हैं विद द ईयर्स की, कौन कौन से साल में आए हुए हैं। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो भी हम इन टॉपिक से करेंगे। तो आज का टॉपिक हुआ स्फेरिकल मिरर्स। ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनके पार्ट्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर जी ये स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं? अच्छा आपको पता है कि प्लेन मिरर कैसे बनता है? नहीं ना? तो पहले वो समझ लेते हैं, वो इजी पड़ेगा, फिर ये इस पे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, एक मिरर को बनाने के लिए सिंपल सा एक ग्लास होता है। मिरर आपका एक ग्लास ही है, चौंकना मत, बिल्कुल सही बात है। एक ग्लास, एक प्लेन ग्लास समझ लो, ग्लास स्लैब को हमने उठा लिया और उस ग्लास स्लैब का एक पतला सा शीट हमने काट दिया, पतला सा हमने एक पार्ट काट के अलग कर दिया। सर काटने के बाद तो अभी भी वो ग्लास ही होगा, चिंता मत करो, मिरर नहीं बनाया। अब इसको मिरर बनाने के लिए उसके एक साइड में एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल का कोटिंग होता है। अब ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल क्या होता है? सर कोई भी मटेरियल जो आपको रिफ्लेक्शन दे, जो आपको सही तरीके से आपकी परछाई दे, मतलब बेसिकली आपका इमेज बता दे, आपको देखते से आपको समझ में आ जाए कि भाई ये आपका चेहरा क्या मस्त लग रहा है ना, वो बता दे। तो इस वजह से हम इसके ऊपर पहले सिल्वर कोटिंग करते थे। सिल्वर, हाँ जी सिल्वर आपने सुना, गोल्ड सिल्वर, वही सिल्वर की कोटिंग करते थे। अब क्यों करते थे? क्योंकि सिल्वर की जो कोटिंग है, जो सिल्वर मटेरियल है, वो 99% चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है जो भी उसके ऊपर पड़ता है। यानी कि रोशनी अगर पड़ जाए तो 99% चीज़ें उस पर से रिफ्लेक्ट होंगी। अगर हर शर उसके ऊपर गिर जाए तो 99% हर शर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन बस वो 1% वहाँ कहीं चिपका रह जाएगा। समझ गए ना बात आप? ठीक है, ठीक है, प्यारी समझ गई। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्टिव साइड पे आपने कोट कर दिया तो आपका मिरर बन गया। जिस साइड पे आपने कोट किया होगा उस साइड पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी आपको, उसके ऑपोजिट साइड से आप अपना चेहरा देख पाओगे रिफ्लेक्शन के साथ साथ। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं और इनको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं। यार प्लेन मिरर्स को हम प्लेन मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी एरिया में हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है प्लेन मिरर का, वो प्लेन होता है, फ्लैट होता है, इसलिए उसको हम फ्लैट मिरर या तो प्लेन मिरर कहते हैं। लेकिन वहीं अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां से रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, वो फ्लैट नहीं होता है, वो स्फेरिकल होता है, वो कर्व्ड होता है। इसलिए हम इनको स्फेरिकल मिरर्स या तो कर्व्ड मिरर्स बुलाते हैं। तो सर ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं? सेम तरीका। आपने पहले एक फ्लैट ग्लास को लिया था और उसको हमने काट के निकाला था सीधा, तो फ्लैट मिरर बना। अब वैसे ही अगर हम एक स्पीयर शेप्ड के ग्लास को या तो एक फ्लैट ग्लास को कर्व करके काटेंगे
या तो एक स्पीयर ग्लास को सीधा काट के निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक कर्व्ड पार्ट। अब सर ये जो कर्व्ड पार्ट है इसमें मान लेते कि हम इसके बल्ज्ड आउट साइड में जिस जहां से वो थोड़ा सा फूला हुआ है उस साइड पे हम इसको सिल्वर कोट कर देते हैं, है ना। चलो हमने मान लिया सिल्वर कोटिंग कर ली, तो ये पार्ट तो रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि जिस साइड में सिल्वर कोटिंग होता है वो रिफ्लेक्टिव नहीं, उसका ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। चलो तो ये साइड रिफ्लेक्टिंग बन गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो मिरर बना आपके सामने जिसका रिफ्लेक्शन आपको केव्ड इन या तो कर्व्ड इन साइड से दिखता है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे उसका नाम में देखो कॉनकेव, ये जो मिरर है वो केव बनाता है, गुफा बनाता है। तो ऐसे आपको याद भी रखना है इसको। तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है एनसीईआरटी के हिसाब से? भाई साहब बहुत सिंपल, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड एज ए कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं यार, अगर मैं यहां पर कोट करने के बदले उसके उल्टे साइड में कोट कर दूं तो ये साइड रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। तो जब ये साइड रिफ्लेक्टिंग बनेगा तो फिर वो कॉनकेव मिरर नहीं कहलाएगा ना। बात तो सही है, क्योंकि देखो प्लेन मिरर में केस नहीं है। प्लेन मिरर में आप कोई भी साइड कोट कर दो भाई, प्लेन तो मिरर तो प्लेन ही रहता है। लेकिन यहां पे स्फेरिकल मिरर में ये साइड कोट कर दो तो ये साइड रिफ्लेक्टिव कॉनकेव, और ये साइड कोट कर दो तो भाई ये साइड रिफ्लेक्टिव बन जाएगा। और ये तो कॉनकेव नहीं, ये तो फ्लेक्स्ड आउट है। हाँ, तो यानी कि आपको बस एक स्फेरिकल ग्लास से दो मिरर बन सकते हैं, एक बन गया कॉनकेव, दूसरा जो फ्लेक्स्ड आउट है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। फ्लेक्स कॉन्वेक्स, ऐसे आपको याद रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या हुआ? द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। बहुत बढ़िया। चलो आपको कुछ भी ज्ञान बताता हूं और इसका जवाब हो सके तो मेरे को कमेंट से बताना, या तो मैं अभी बता देगा। देखते हैं यार, बताओ मेरे को एक बात, सिल्वर तो इतना कॉस्टली होता है, यानी कि भाई गोल्ड के बाद तो सिल्वर ही कॉस्टली होती है ना। तो मुझे बताओ, हर मिरर में जो आपके घर में सब जगह लगी हुई है उसमें हमने सिल्वर किया हुआ है? देखो ये बात बाहर मत बताना, फिर आईने भी चोरी होने लगेंगे। जब आप कमेंट्स में बताइएगा कि भाई साहब सीन क्या है। आगे बढ़ते हैं टू द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हाँ जी, तो समझ लेते हैं कि भाई ये स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। इमेजिन करिए कि आप एक सेशन में हैं और उस सेशन में अमृत सर आपको ह्यूमन हार्ट यानी कि दिल के बारे में बताने वाले। अब दिल के मामले में अमृत सर काफी अच्छे हैं, है ना। मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूं, बट यू गेट द आइडिया। अब मान लेते कि सर क्लास के अंदर एंटर किए और एंटर करते साथ बोलने लग गए कि बच्चों देखो, तो ह्यूमन हार्ट काम ऐसे करता है। आपके एक आयोटा से ब्लड फ्लो होते वेंट्रिकल में जाती है, फिर वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, फिर उसके बाद फिर ऊपर आर्टरियम में आती है। अगर ऐसा बोलने लग जाएंगे अमृत सर तो आपका दिल टूट जाएगा। ये बोलेंगे अमृत सर तो अच्छे टीचर हुआ करते थे, अचानक क्या हो गया, है ना। क्यों ये प्रॉब्लम हुई? क्योंकि आपको हार्ट के पार्ट्स ही नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि भाई वेंट्रिकल क्या होता है, आर्टरियम क्या होता है, दिल में ब्लड आता कहां से, जाता कहां से, कुछ आइडिया है नहीं, और आपको पढ़ाने लग गए ह्यूमन हार्ट। तो किसी भी चीज के बारे में समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे कि उनके पार्ट्स क्या क्या है। तो चलिए समझते हैं भाई स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स क्या क्या है, उसके बाद ही फिर उनका फंक्शनिंग क्या है और कैसे काम करती है वो भी हम देख पाएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मैं चाहूंगा कि आप लोग बस इस चीज को ध्यान से देखो और मेरे साथ करने की कोशिश करो, बस बना दो मेरे साथ तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने सबसे पहले बना देते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में समझ लिया भाई जो केव बनाता है ऐसे, है ना। ये बना दिया केव इसने, ये बन गया कॉनकेव। ठीक है, और वैसे हम कॉन्वेक्स में बना देते हैं, ऐसा नहीं हो कि भाई गलती हो जाए, कॉनकेव से पढ़ लिया कॉन्वेक्स के बारे में समझ नहीं आया। तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स जो फ्लेक्स्ड आउट होता है। इस डैश लाइन का मतलब होता है कि भाई वहां पर हमने वो कोटिंग की हुई है इसलिए उसका ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है। जहां पर डैश लाइन होती है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, यानी कि वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती है, दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे डायग्राम बना के आपसे पूछ जाता है, अब बताओ ये कौन सा मिरर है, वो कौन सा मिरर है। तो भाई हमारे बच्चे गलती नहीं करेंगे। अब हमने ये सीखा था कि भाई ये जो मिरर्स है वो एक बड़े से स्पीयर का पार्ट है, करेक्ट है, वो एक बड़े से स्पीयर का पार्ट है। उस स्पीयर में से इसको काट के हमने निकाला था, उस पर पॉलिश करी थी, तो भाई वो मिरर बन गया। सही, बढ़िया। अब भाई साहब इस स्पीयर का एक सेंटर होगा ना, ये वाला, इस स्पीयर का एक सेंटर होगा।
करेक्ट है भाई, हर एक स्फीयर हर एक सर्कल का सेंटर होता है, तो इन दोनों का सेंटर होगा, बराबर है। अब इस सेंटर को आप क्या बुलाओगे? इस सेंटर को कोई भी दिमाग वाला इंसान क्या बुलाएगा? इस सेंटर कोई भी दिमाग वाला इंसान बुलाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या बुलाएगा? सेंटर ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सही, दिमाग वाले हो आप। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे सी से, सेंटर ऑफ स्फीयर, बराबर। अब बात यह है कि ये स्फीयर जो है एक्चुअली में है नहीं ना, हमने मिरर को तो काट के निकाल दिया, सही है, मिरर को काट के निकाल दिया, तो अभी सिर्फ मिरर का कर्व बचा है, स्फीयर नहीं बचा। तो इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं, सेंटर ऑफ कर्व नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बुलाएंगे। कर्व का 3D मतलब समझ लो कर्वेचर होता है, कर्व 2D होती है, कर्वेचर 3D हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर के बदले इसको हम बुलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ये है आपका पहला पार्ट, ये है आपका पहला पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। इसको हम डिनोट करेंगे किससे भाई? सी से। इस साइड को देखते जाना, ठीक है, इस साइड को देखते जाना, एंड में एक बहुत मस्त चीज बनेगी, ठीक है, देखते जाना। तो वहां पे सी लिख दिया हमने। तो इसको डिफाइन करते हैं सर, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंपल डेफिनेशन जो हमने सीखा वही, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ, है ना भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके स्फीयर का सेंटर है, जिसका ये मिरर एक भाग हुआ करता था, होता था, उसको हमने काट के निकाल दिया अभी, सही। तो भाई साहब अगर एक सर्कल का सेंटर अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं, स्फीयर का सेंटर यहाँ पे मान रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे हम रेडियस भी मानेंगे। अब रेडियस को बुरा नहीं लग जाएगा, वरना मानेंगे ना, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम मानेंगे रेडियस को। तो रेडियस क्या होता है भाई? सेंटर से लेकर आपके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस आर होता है। तो इसको भी डिनोट कर लेते हैं ना, इसको भी हम लिख देते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? रेडियस ऑफ स्फीयर बोलो, या तो स्फीयर को काट के सीधा कर्वेचर लिख दो। क्यों? क्योंकि अब तो स्फीयर रहा नहीं। और इसको डिनोट कैसे करोगे? कैपिटल आर से। ये हो गया दूसरा पार्ट। कितना इजी है ना, कितना इजी हो गया। लेकिन मेरे को एक बात जानना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का सेम है क्या? एक्चुअली नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड ये है ना, रिफ्लेक्टिंग साइड, यहां से रिफ्लेक्शन होगी, यहां से नहीं होगी। तो कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि भाई आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर का ये है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है। हाँ जी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर के लिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये एक बोर्ड का सवाल है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई एम होपिंग कि आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, एक वर्ड है जो बहुत फेमस है इन सारे पार्ट्स से, और आपने वो वर्ड सुना होगा। मैं वो वर्ड लिखता हूं, यहाँ पे बताइएगा। पहले मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ ना, आर लिखना मुश्किल, हाँ भाई इंपॉर्टेंट, लिख दिया आर। और वो नाम मैं पहले लिखता हूं, वो नाम है भाई अपर्चर। क्या है? अपर्चर। आपने सुना जरूर होगा। कहां सुना आपने इस चीज को? अपर्चर कहां सुना हुआ है? सर मैंने अपर्चर सुना हुआ है सर मोबाइल फोन्स, कैमरास में सुना हुआ है सर। जब मोबाइल फोन और कैमरा लेते हैं वहां पे बताते हैं, किसी भी मोबाइल फोन रिव्यू में आपको दिखेगा अपर्चर बताया जाएगा, या तो फिर जब मोबाइल फोन का एडवर्टाइजमेंट होता है तो वहां पे अपर्चर दिखाया जाता है। अपर्चर 2.0, 1.0 वो सब बताया जाता है भाई साहब, है ना। तो अपर्चर है क्या, और ये कैमरास के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मिरर के मामले में बताता हूं, फिर कैमरास के बारे में बताता हूं, ठीक है। अपर्चर, अभी आप सामने मिरर के सामने खड़े हो, आप क्या हो भाई? आप मिरर के सामने खड़े हो। एक काम करता हूं, मिरर को मैं ले आता हूं सामने, क्या कहते हो? ले आए? लो भाई मिरर, शुरू करें। चलो, ये मिरर दिख रहा है आपको? आपको देखो कैमरा दिख रहा होगा मिरर के सामने, दिख रहा है बराबर? हाँ। अब देखो मिरर का ये पूरा हिस्सा जहां पे आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है, उस एंटायर रीजन को हम अपर्चर कहते हैं। जितने हिस्से में आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है वो पूरा एरिया अपर्चर कहलाता है। आपके घर में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जाके खड़े हो जाते हो आप सामने, जितने एरिया में आपको अपनी परछाई दिखती है, रिफ्लेक्शन दिखता है, वो आपका अपर्चर है। तो सर ये फोन के केस में इतना बड़ा क्यों हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि भाई फोन में मिरर नहीं लेंस लगते हैं। तो लेंस जितने एरिया में लाइट अंदर आ रही है लेंस के, उस पूरे एरिया में, उस पूरे एरिया को अपर्चर कहते हैं।
तो अपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी ही रोशनी आपके फोन के अंदर आएंगी और उतनी ही क्लैरिटी आपके पिक्चर्स की होंगी। ठीक है, बढ़िया। तो अपर्चर क्या हुआ भाई, द एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम अपर्चर कहेंगे। बहुत बढ़िया, तो हमने लिख दिया, देख लो। और सिर्फ दो और बचे, ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ भाई। तो अब देखो मिरर को बुरा लगने लग गया। क्या सर जी, आपने जो स्पीयर जिसका मैं भाग था उसका सेंटर बता दिया। भाई मेरा भी तो एक अपर्चर है, मेरी भी तो एक बॉडी है, मेरे बॉडी का भी इज्जत करो, मेरे बॉडी को भी सेंटर दिखाओ। हाँ, तो भाई ये मिरर का भी तो सेंटर होगा, इस मिरर का भी तो सेंटर होगा ना भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर के बाहर है, वो तो स्पीयर का सेंटर था। अब मेरा सेंटर कौन बताएगा, मेरा सेंटर भी तो है। हाँ, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। अब सर हम मिरर के सेंटर को पोल क्यों कहते हैं, ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ गया तो भाई आप महान हो, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। लेकिन वो जवाब मेरे पास नहीं, मेरे पता नहीं क्यों पोल क्यों बोलते हैं, खंबा क्यों बोलते हैं इसको भाई। इसको, ये तो सेंटर था, सेंटर को खंबा क्यों बोल रहे हो, समझ नहीं आता मेरे को यार। कुछ चीजें साइंटिस्ट कर लेते हैं जब दिमाग से बाहर ही होती है। ठीक है, ये सी थोड़ा मेरे को थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा सी को नीचे लिख देता हूं, है ना। ओके भाई साहब, बढ़िया। ठीक है, अब आखिरी पार्ट। ये पार्ट जो है इमेजिनरी है। ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप आगे जाकर कोई भी रे डायग्राम, कोई भी इमेज फॉर्मेशन मिरर का नहीं बना पाओगे या लेंसेज का भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा। और ये भी बता देता हूं, जो बच्चे को मिरर के पार्ट्स पता है उसको लेंसेज के पार्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभिषेक सर का वादा है। आखिरी इमेजिनरी पार्ट वो है, इट्स एन इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। एन इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। इसको हम कहते हैं पप्पा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनको हम कहते हैं पप्पा। पप्पा का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं भाई, ये क्या नाम है इनका, दोबारा बताओ, सब लोग जोर से बोले, पापा जी आ जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हम जो भी रे डायग्राम बनाएंगे, जो भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। हमारा यही कारनामा होगा हमेशा। तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे आप, ठीक है, वरना फिर इमेज कहां बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने लिख दिया भाई यहां पर। अब बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता सर ये सारे कंपोनेंट्स का नाम, इसलिए हमने एक छोटा सा निमोनिक बनाया हुआ है और इसमें बच्चों का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। मैं मल्टीपल आपको दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहला है RAPPC, लिखने के बाद HIK भी लिख देना, ठीक है। तो अगर हम टपोरियों की भाषा में बोले तो भाई साहब एकदम रैप्चिक है, ठीक है, एकदम रैप्चिक। तो ये निमोनिक नहीं है, एब्रीवेशन है एक्चुअली। तो रैप्चिक ले सकते हो आप, जहां पर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, A इज अपर्चर, P इज पोल, P इज प्रिंसिपल एक्सिस, C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड HIK इज पता नहीं, रैप्चिक। समझ गए, बढ़िया। एक और है वो भी मैंने बनाया था। ये इसमें एक बच्ची ने बहुत अच्छे से बताया था मेरे को इसका जवाब। तो ये पूरा मेरे जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स है जो मेरे पेड प्लेटफॉर्म में वेदांतु में है, वहां से निकला हुआ है ये निमोनिक। तो उन बच्चों के लिए तालियां। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वेदांतु के क्या कहते हैं टॉल नंबर पे आप कॉल करिए, आपको हो जाएगा। तो मुझे एक ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको ऐड करवा लूंगा मेरे पेड प्लेटफॉर्म पे, तो बात कर लेना। बट ये रैप्चिक वहां से निकला था। अब साथ ही साथ मैंने एक और बनाया था, RAPPER, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रैपर और C बच जाता है चिंटू। चिंटू कौन है, C कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रैपर चिंटू भी याद रख सकते हो आप, या तो रैप्चिक भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है इस पूरे चीज को याद रखने के लिए। बढ़िया, चलिए हो गया वक्त यहां पर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस व्हिच कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम NCERT के सवाल भी करेंगे और इसके एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, इंटेक्स सवाल करेंगे और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में अब तक जो इस टॉपिक से आ चुकी है सवाल वो भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिस आउट मत करना, सेशन के एंड तक रहना। चलिए शुरू करते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
तो गाइज वेलकम टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज PYQs फ्रॉम द टॉपिक स्पेरिकल मिरर्स, जो आपके रिफ्लेक्शन चैप्टर का टॉपिक है। लेकिन मैंने जब NCERT इंटेक्स क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को छाटा तो मेरे को दिखा कि भाई कोई भी सवाल इस टॉपिक से नहीं दिया हुआ है NCERT में, जो काफ़ी गुमराह करने वाली चीज़ है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सवाल आते हैं और हम वैसे ही 5 सवाल आपके सामने यहाँ पर करने वाले हैं, जिनमें से एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो रेडी रहना। चले, प्रैक्टिकल होगा होमवर्क, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बहुत सिंपल सा सवाल। व्हाट आर स्पेरिकल मिरर्स, गिव एग्जांपल। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना? तो अब क्या कहोगे भाई, स्पेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। स्पेरिकल होते हैं, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेरिकल मिरर, जिसका एग्जांपल क्या है भाई, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स। ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन बताओ, कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन बताओ, या तो स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन बताओ, ये भी हो जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या होता है भाई, द स्पेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड्स, ये हमने सीख लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने बताया था आपको, बोर्ड एग्जामिनेशन सवाल है। In the case of concave mirror, center of curvature lies in dash of the reflecting surface. Concave mirror के केस में center of curvature कहाँ, मिरर के सामने या मिरर के पीछे होती है? स्पैम कर रहे हो, है ना? कॉनकेव मिरर केस में भाई मिरर के सामने आपकी होती है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर मिरर के पीछे, भूलना बिल्कुल नहीं है। चौथा सवाल, और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार हो चुका है, देख सकते हो 2016 में भी आया था CBSE के, और बहुत क्रिटिकल। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट स्पेरिकल मिरर्स, मतलब सीधा आप डेफिनेशन बता दो। ये अगर आपको 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स के लिए आता है, अगर 5 मार्क्स के लिए आ गए तो भाई आपकी जिंदगी बन गई है। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, वो भी कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पप्पा, यानी कि द एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो है हमने पढ़ा नहीं है, और ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्पैम कर रहे होंगे शायद सेशन में, कमेंट से पूछ रहे होंगे सर आपने फोकस तो पढ़ाया नहीं। ये बेटा आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है बहुत यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारे स्कूल्स में भी, कि प्रिंसिपल फोकस कंपोनेंट है या पार्ट है मिरर का। NCERT में भी यही दी हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल फोकस मिरर का कंपोनेंट नहीं है, मिरर का पार्ट नहीं है। प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन किया जाता है मिरर्स के थ्रू। अगर लाइट आप मिरर पर डालोगे एक स्पेशल तरीके से, तभी जाकर उसका फोकस फॉर्म होता है। तो फोकस फॉर्म होता है, बनता है, तो वो पार्ट कैसे हो सकता है ना? बात समझ में आ गई है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई बताइए आपके ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स क्या क्या है, तो बताना शुरू करोगे, लेकिन क्या उसमें ऑक्सीजन बताओगे? क्योंकि ऑक्सीजन तो आप लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो आपके बॉडी में, है ना? तो आप पार्ट तो नहीं बताओगे। वैसे प्रिंसिपल फोकस को आप नहीं बता सकते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हमारा नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर्स। ये होगा आपका नेक्स्ट सेशन, जिसमें प्लेन मिरर का, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस हम निकालेंगे। तो भूलिएगा ना, और एक सिमुलेशन के तरीके से निकालेंगे, तो बिल्कुल मिस आउट मत करना इस सेशन को। सिमुलेशन, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करेंगे उसमें। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। इफ द इनर कर्व ऑफ ए स्पेरिकल ग्लास इज सिल्वर देन इट इज अ व्हाट। ठीक है, ये एक सवाल है। एक और सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ। मैंने आपको एक मिरर दिखाया था कुछ देर पहले, है ना? वो मिरर, आप पहला सवाल वो है, दूसरा सवाल ये है। आप बताइए जो आपके सामने ये मिरर दिख रहा है, गेस करिए कौन सा मिरर है। ये 2 सवाल आपके हो गए भाई। ठीक है, सो आपको करना क्या है, पहला और दूसरे सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन पे। और अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट है तो मुझे डाउट्स बतानी है, और मुझे ये भी बता देना यार इतनी मेहनत हम कर रहे हैं यार सेशन में, आपको सेशन लग कैसे रहा है, बल्ले बल्ले है कि नहीं। और अगर अच्छा लग रहा है बेटा, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन एवरी सेशन ऑफ माइन, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू आर न्यू। क्योंकि भाई आप लोगों के लिए चीजें एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है हमारे लिए। तो प्लीज, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे आपसे मिलेंगे फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने के लिए। और इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि आपके रिफ्लेक्शन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर मिस कर दिया हो तो जाइए देखिए, और इस सेशन के बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिक्स।